जनरल कैटेगरी का अगर 37 से 40 किया जाता है तो बाकी कैटेगरीज के भी बढ़ेंगे। हाँ, बढ़ेंगे। तो इसके फायदे तो एक जो सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि कुछ विद्यार्थियों को अधिक मौका मिलेगा, कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनका एज खत्म हो गया है उनको एक्स्ट्रा मौका मिलेगा, कुछ ऐसे विद्यार्थी जो ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पर हैं उनको एक्स्ट्रा चांसेस और मिल जाएंगे। तो समझिए ये बीपीएससी एग्जामिनेशन है और ये एग्जामिनेशन ऐसे नेचर का एग्जामिनेशन है जिसमें फोकस्ड होकर तैयारी करनी है। इसको अदरवाइज स्टूडेंट नहीं ले, मैं पूरी तरह से उनके पक्ष में हूं कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। नेगेटिव ना सोच ले। हाँ, नेगेटिव ना सोच ले, लेकिन हमें कुछ इन बातों को भी सोचना चाहिए। मिलना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द सिलेक्शन पा जाए। मैं अपनी क्लास में जाता हूं अनुकूल, तो पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं सबसे पहली जो बात कहता हूं वो ये कहता हूं कि सबसे पहले आपका गोल सेट होना चाहिए, टारगेट सेट होना चाहिए। क्या बनना है, कब बनना है। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट्स लगातार डिमांड कर रहे हैं, हर जगह डिमांड कर रहे हैं। यही उनका डिमांड है कि बीपीएससी में एज रिलैक्सेशन मिला जाए। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा सर मौजूद हैं। आपको कितना सही लगता है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो लगातार हमें मैसेज करते हैं, लगातार कमेंट करते हैं कि भैया एज रिलैक्सेशन वाला जो मामला है बीपीएससी में वो पूरा एकदम बोल्ड होकर उठाएं। तो आप बताएं कि क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। अगर स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ को तो कितना फायदा होगा स्टूडेंट को और कितना घाटा होगा वो भी बताना। देखिए क्या है, स्टूडेंट के वेलफेयर में या स्टूडेंट को कुछ फायदा हो और उसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं तो ये तो एक अच्छी बात है। अगर जो उनको मिलता है तो फायदे की स्थिति है कि भाई कुछ ऐसे स्टूडेंट जो किन्हीं कारणों से तैयारी लेट स्टार्ट किए हैं या फिर लगातार परीक्षाएं दे देकर अंतिम तौर पर चयनित नहीं हो सके हैं, उनको कुछ और मौका मिल जाएगा जी, और वो सिलेक्शन के दौड़ में आगे बढ़ सकेंगे और अपने आप को सेलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में भी पाएंगे। स्टूडेंट वेलफेयर में उठाई गई हर आवाज़ जो स्टूडेंट के हितों को संदर्भित करते हुए होती है वो अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है, उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। और इसके फायदे ये हैं अनुकूल जी कि ऐसे विद्यार्थी जो एज ऑफ 37 जो जनरल कैंडिडेट का है और मान लिया जाए कि जैसे बीपीएससी जो अभी एज का दे रहा है क्राइटेरिया, उसमें लगभग 20 साल से लेकर 42 साल के बीच के लोग इसमें चयनित हो अपीयर हो सकते हैं। इस टाइप से है, क्राइटेरिया अलग अलग है, लेकिन ये सारी स्थितियां हैं। लोगों का कहना है कि भाई 37 से 40 कर दिया जाए जो जनरल कैंडिडेट का है और अकॉर्डिंगली 3 साल बाकी सारे लोगों को जो जो जिस स्लैब में है उनको बढ़ा दिया जाए। तो ऑलमोस्ट ये कहने का मतलब ये होगा कि ऑलमोस्ट 45 चल, हाँ 45 तक ये चला जाएगा। जैसे अगर जो 3 साल इधर बढ़ता है तो साइमल्टेनियसली बाकी भी उसी रेशियो में बढ़ेंगे। जहाँ तक जनरल कैटेगरी का अगर 37 से 40 किया जाता है तो बाकी कैटेगरीज के भी बढ़ेंगे। हाँ, बढ़ेंगे। वो ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं बढ़ेगा, तो वो 45 तक चला जाएगा। तो इसके फायदे तो एक जो सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि कुछ विद्यार्थियों को अधिक मौका मिलेगा, कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनका एज खत्म हो गया है उनको एक्स्ट्रा मौका मिलेगा, कुछ ऐसे विद्यार्थी जो ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पर हैं उनको एक्स्ट्रा चांसेस और मिल जाएंगे और वो अपने आप को सफल कराने के लिए और मेहनत कर पाएंगे। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अगर एज रिलैक्सेशन होता है तो स्टूडेंट का डिमांड पूरा होता है। एज रिलैक्सेशन से कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। हाँ। समझिए इस बात को कि एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाए तो उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अच्छा, उसका नहीं है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट ये हैं कि सबसे पहले हम किस एग्जामिनेशन में एज बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो समझिए ये बीपीएससी एग्जामिनेशन है और ये एग्जामिनेशन ऐसे नेचर का एग्जामिनेशन है जिसमें फोकस्ड होकर तैयारी करनी होती है, तब सिलेक्शन मिलता है। एक्सेप्शन कभी रूल नहीं हो सकता कि भाई कोई आदमी बहुत सारे कामों को करते हुए भी सिलेक्शन पा लेता है, लेकिन ये कम प्रतिशत, हाँ, लेकिन ये कम प्रतिशत है, बहुत ही कम प्रतिशत है कि बहुत सारे कामों को करते हुए कोई विद्यार्थी सफल हो रहा है या अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों को और तमाम तरह की चीज़ों को करते हुए कोई विद्यार्थी सफल हो रहा है। ऐसे विद्यार्थी सफल होते हैं तो हम उन्हें एक तरीके से कई एग्जाम्पल के रूप में स्टूडेंट्स को कोट करते हैं कि देखो इन्होंने इतनी तरह की जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए अपने आप को सफल बनाया। तो ये एक तरीके से कहें कि आज भी एग्जाम्पल के रूप में कोट किया जाता है। अब समस्या ये है, आप समझें कि भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज में पारिवारिक जिम्मेवारियों को उठाने का एक उम्र है।
इसको अदरवाइज स्टूडेंट नहीं ले, मैं पूरी तरह से उनके पक्ष में हूं कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। नेगेटिव ना सोच ले। हाँ, नेगेटिव ना सोच ले, लेकिन हमें कुछ इन बातों को भी सोचना चाहिए। मिलना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द सिलेक्शन पा जाए, इतना ज्यादा समय उनको ना लगे, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में हर चीज का एक तरह से कहें कि क्राइटेरिया ऑलमोस्ट फिक्स है, और उसको मेडिकल साइंस भी प्रूफ करता है। ठीक है, जैसे हमें अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को उठाना शुरू कर देना, 45 साल तक हम बिना कोई काम किए हुए सिर्फ पढ़ाई तो नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और अगर जो ऐसा कर रहे हैं तो बाकी लोगों पे बर्डन है। हो सकता है कि पिताजी पे हो सकता है कि माता पिता बोले, हाँ, लेकिन इस तरीके की स्थिति, और किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए कि 45 साल तक हम अपने पिता पर के उस पे काम कर रहे हो पढ़ाई के संदर्भ, उनके पैसे पे। हाँ, ऐसा किसी के पास ना है। हाँ, विद्यार्थियों को चाहिए कि एज रिलैक्सेशन मिल जाए, उनके पॉजिटिविटी के लिए, उनके दिमाग में मतलब ये बात आए कि नहीं, हमारे पास मौके इतने अधिक हैं, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, घबराना नहीं, एज रिलैक्सेशन उनको मिल जाए। बट साइमल्टेनियसली मेरी सलाह विद्यार्थियों को ये है कि जब हमें बीपीएससी 20 वर्षों के बाद सिलेक्शन प्राप्त करने का मौका दे रही है, तो हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द सिलेक्शन पा जाएं और अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों का निर्वहन एक संतुलित एज ग्रुप में शुरू कर दें, जिससे कि तमाम सारी चीजें पटरी पर रहे और आगे बढ़ सके। आपने सुना होगा, मेडिकल साइंस भी कहता है कि एक उम्र के बाद जो नवजात बच्चे होते हैं उसमें कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो बहुत तरह की चीजें हैं। तो मेरा कहना है कि एज रिलैक्सेशन इनको मिले, ये विद्यार्थी इस तरीके से इसको लें कि मेरे पास मौके बहुत अधिक हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बट गोल क्लियर हो, टारगेट सेट हो कि 2 साल में हमें ये निकालना है किसी भी कीमत पर। मैं तो कहता हूं 1-1.5 साल काफी है अगर जो फुली फोकस्ड होके किया जाए, लेकिन मान लिया जाए 2-3 साल भी अपने आप को कन्फाइंड कर ले, कहे कि भाई हमको इस तारीख को, मैं अपनी क्लास में जाता हूं अनुकूल, तो पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं सबसे पहली जो बात कहता हूं वो ये कहता हूं कि सबसे पहले आपका गोल सेट होना चाहिए, टारगेट सेट होना चाहिए, क्या बनना है, कब बनना है। ये 2 चीजें फिक्स्ड होगी तब न सवाल उठता है, लेकिन सेट कर लेना है पहले। हाँ, तब न सवाल उठता है कि भाई कैसे हम बनेंगे और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पहुंचते होंगे जो हार कर पहुंचते हैं, मतलब होता है ना कि एक अटेम्प्ट में नहीं निकला, 2 अटेम्प्ट में नहीं निकला, तीसरे अटेम्प्ट वाला है लेकिन मेंटली प्रिपेयर नहीं, तो उसको आप लोग कैसे प्रिपेयर करें? चाणक्य उन लोग को प्रिपेयर कैसे करें? बड़ा सा सिंपल सी बात है कि हमारे बिहार के विद्यार्थी बहुत मेहनती हैं, इसमें तो कतई संदेह नहीं है। जितना वो मेहनती हैं, जितनी मेहनत वो करते हैं, वो पूरे देश में उतने मेहनत करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम है। इसीलिए आप देखिए सरकारी नौकरियों में और हर जगह पर बिहारियों की संख्या बहुत अधिक है, पहली बात। दूसरी बात कि ऐसे विद्यार्थी जो 3-4 अटेम्प्ट तक सिलेक्शन नहीं पाते, वो सिर्फ उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, इस कारण से नहीं कर पाते, और कोई रीजन नहीं मिल पाता। हाँ, डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, उनमें कमी तो नहीं होती है? कोई कमी नहीं है भाई, राइट डायरेक्शन उनको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो नहीं जा पाते। मैं अक्सर आपसे भी कई बार मेरी बात हुई है, मैं कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नेचर ही बड़ा विशेष है, इस बात को समझें। कंपटीशन मतलब क्या होता है? प्रतियोगिता होता है, और प्रतियोगिता का मतलब क्या है? एक विशेष योग्यता को तलाशने की कोशिश। अब कोई भाई जिस विशेष योग्यता को तलाशने की कोशिश है उसके अनुकूल अगर जो आप बन जाएंगे तो अनुकूल तिवारी बन जाएंगे, आप सिलेक्शन पा जाएंगे। ठीक है, तो आप जो भी सिलेबस पढ़ते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग और थॉट से अगर जो डिस्क्राइब करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप समझिए चीजों को, बड़ा माइन्यूटली चीजों को समझिए। छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा, ताजमहल आप समझ लीजिए, मान लिया जाए तो ताजमहल एक विषय है, एक आर्किटेक्ट के लिए इसका आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उस पर पूरा निबंध लिख देगा। एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए ये एक तरीके से कहिए कि प्रेम की एक सुंदर अनुभूति के रूप में उसको प्रकट कर देगा। एक सिविल इंजीनियर के लिए बिना बीम और कॉलम के बल्बस प्रकार की मीनारें, गोल गुंबद का निर्माण एक बहुत बड़ी बात होगी और उस पर पूरा लिख देगा। एक
पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर है, जो मुगलिया सल्तनत की पराकाष्ठा को दिखा रहा है कि इतनी बड़ी और इतनी सुंदर इमारत बनाने की क्षमता वो रखता है, इतना ताकतवर है वो। ठीक है, एक इतिहासकार के लिए आप कह सकते हैं कि उसका पूरा हिंद इस्लामिक कला और पेट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल, चार बाग पैटर्न की बात जो सिकंदर लोदी के मकबरे से प्रारंभ होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर पराकाष्ठा दिखाई दे रहा है, बीम कॉलम से लेकर हर चीज दिखाई देगा। लेकिन सोचिए, एक आईएएस जो वहां का डीएम होगा या वहां का एसडीएम होगा, वो क्या इनमें से कोई एक विषय को जानकर सिर्फ ताजमहल को संरक्षित, सुरक्षित और उससे मैक्सिमम आउटपुट ले पाएगा? क्या नहीं ले पाएगा। उसको तो एक लाइन ये भी जानना होगा कि ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत बढ़िया उदाहरण है। उसको तो ये भी जानना होगा कि शाहजहां मुमताज की प्रेम कहानी इससे जुड़ी है एक लाइन में। उसको तो ये भी जानना होगा कि भाई ये हिंद इस्लामिक कला का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। उसको ये भी जानना होगा कि इकॉनमी का बहुत बड़ा साधन है। उसको ये भी जानना होगा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर है। उसको ये भी जानना होगा कि ताज जो है वो एक तरफ झुक रहा है और उसकी दीवारें जो हैं, उसके जो पत्थर हैं वो पीले पड़ रहे हैं, इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। साथ साथ उसको ये भी समझना होगा कि इकॉनमी का सोर्स जो ताज है, जहां जिस पर पूरे आगरा की इकॉनमी चल रही है, उसको और कैसे फ्लोरिश किया जाए। और उसको ये भी सोचना होगा कि विश्व में भारत के प्रतीक चिन्ह या धरोहर के रूप में ताजमहल की विशेषता को न केवल अक्षुण्ण बनाया रखा जा सके, बल्कि इसको और कैसे फ्लोरिश कराया जा सके, टूरिज्म में इसको और कैसे बढ़ाया जा सके। ये तमाम सारी चीजें जाननी होगी, लेकिन किसी में रिसर्च नहीं करना है जी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा जो सिलेबस है वो 10+2 का सिलेबस है, जीएस का, और ऑप्शनल का सिलेबस ग्रेजुएशन का है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, उस सिलेबस को अप्लाइड तरीके से सोचना, गुनना है, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से सोचना, गुनना है, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग थॉट से उसको एनालाइज करना है, डायनेमिकली उसको सोचना है। और हम उन विद्यार्थियों को जो थके हारे मेरे पास आते हैं, वो पढ़े हुए सारा चीज होते हैं, बल्कि ज्यादा पढ़े हुए होते हैं, बस उनको सेप अप कर देते हैं कि आपका इतने ही में काम हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। तो मैं फिर कहूंगा कि विद्यार्थियों की जो ये मांग है कि 40 साल कर दिया जाए, मैं इसको अप्रिसिएट करता हूं कि ठीक है, मांग अच्छी है आपकी, होना चाहिए, हो जाए, बढ़िया बात है। फिर भी मैं विद्यार्थियों को अपनी तरफ से सलाह देता हूं कि ये इस एज की बढ़ोतरी के डिमांड और मांग जो है वो मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बट आपको ये सोचना है कि मेरे लिए 1 या 2 अटेम्प्ट काफी है, और उसी पे फोकस्ड होकर आपको लगना है, ताकि आप अर्ली सिलेक्शन पा सके। अब अर्ली सिलेक्शन के फायदे में गिनाता हूं, अनुकूल समझिए। कोई एक विद्यार्थी मान लिया जाए कि एज ऑफ 37 में डीवाईएसपी बनता है, और कोई एक विद्यार्थी 21 साल में डीवाईएसपी बनता है जी। अब सोचिए, 16 साल ज्यादा नौकरी करेगा, 37 ईयर में वो आईपीएस प्राप्त कर चुका होगा, बिल्कुल ठीक है, वो एडिशनल डीजी या आईजी के रैंक में काफी समय तक रहेगा, या हो सकता है कि एडिशनल डीजी के रैंक तक भी चला जाए। लेकिन जो 37 में सिलेक्शन पाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा आईपीएस पाते पाते रिटायर्ड कर जाएंगे। इसलिए मैं प्रत्येक विद्यार्थी को कहता हूं कि 20 साल से गेटवे खुल गया, मतलब आप पूरी तरह से उसमें घुड़दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार हैं, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 1 से 2 साल में हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम पास कर जाएं। हाँ, ये एज लिमिट आपके दिमाग में इस तरीके से होना चाहिए कि भाई बुरे कंडीशन में हमारे पास इतना एज रिलैक्सेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत फायदा पहले ही ले लें। हाँ, लेकिन फायदा पहले ही ले लेना है। इसको ये नहीं सोचना है कि 40 साल तक का है तो हम 37 से शुरू करेंगे, ऐसी बात नहीं। आपको 20 के बाद आपके लिए गेट खुल जाता है, 22 में सारे सर्विसेज के लिए आपके लिए गेट खुल जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 22 के एज में आपका सिलेक्शन मिल जाए, ताकि आप 38 ईयर नौकरी कर सकें और टॉप मोस्ट पोस्ट तक जाकर रिटायर कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा सर मौजूद थे, और सबसे बड़ी बात ये होती है ना, जब स्टूडेंट्स कुछ डिमांड करते हैं और गुरुजी अगर साथ दे दे, तो इससे बड़ा बात कुछ नहीं हो सकता। किस तरह से बारीकी से समझाएं सारे मुद्दों को, सारे मामलों को, वो आपने सुन लिया। अब बस मोटिवेशन ले लिए हैं, तो अब तैयार हो जाइए दौड़ने के लिए। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब कर इस पेज को लेकर। धन्यवाद।